संविधान का आधारभूत ढांचा। संविधान का आधारभूत ढांचा पढ़ें तो एनसीईआरटी का एक चैप्टर है क्लास 11th का, संविधान सिद्धांत और व्यवहार करके जो बुक है, उसका एक चैप्टर है संविधान का राजनीतिक दर्शन। ठीक है, तो आधारभूत ढांचा समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम अगर संविधान का राजनीतिक दर्शन समझें, संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन राजनीतिक दर्शन जो हम राजनीतिक वो पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत तो ये कहता है ना कि उसमें अधिकार होने चाहिए, नागरिकता होने चाहिए, है ना। तो भारतीय संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे हमने कई बार सुना होगा लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? राजनीतिक दर्शन ही तो है कि लोकतंत्र होना चाहिए देश में, है ना। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सर। बिल्कुल। उदारवादी, क्या बोले आप? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो वोटिंग राइट सबको दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये सब क्या है? भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन ही तो हैं। संघवाद, संघवाद भी है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, सारी चीजें। सामुदायिक जीवन मूल्य का साक्षी, ये भी राजनीतिक दर्शन है हमारा। अल्पसंख्यकों के अधिकार, धार्मिक और भाषाई दोनों आधार पर। संवेदनशील समाज की जरूरत के प्रति सजगता, नहीं सब है ना हमारे पास। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अखंडता, है ना। ये सब क्या है? हमारे संविधान के राजनीतिक दर्शन हैं, ठीक है ना। इन सबको अगर हमने समझा है, विविधता की समझ, अगर ये सारी चीजें हमने समझी हैं, तो हमें मूल ढांचा या आधारभूत ढांचा समझने में दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। एनसीईआरटी भी पढ़ा जाएगा। फिर अभी हमने जो पेपर देखे हैं, कहीं ना कहीं हमको आलोचना भी करने को मिलता है। अखंडता, देखो जो आलोचना है ना, संविधान के राजनीतिक दर्शन की आलोचना तो है, लेकिन उससे पहले जो आलोचना होगी वो होगी संविधान सभा की। संविधान सभा की आलोचना करें या फिर हम करें संविधान की आलोचना? किन आधारों पे हम इनकी आलोचना कर सकते हैं संविधान सभा की? सबसे पहली बात था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वो सभा चुनी नहीं गई थी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है पहले भी कि मताधिकार जो थे वो सीमित कर दिए गए थे 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 के चुनाव में ही। बस 10% को वो था सर, वोटिंग देने का उस टाइम राइट मिला था, जिसके हाँ, पास प्रॉपर्टी था जो और कुछ शिक्षित थे, था। जो टैक्स दे रहे थे, उन्हीं को वोटिंग राइट्स थे उनके पास, बस बाकी सबके पास नहीं था।
और जब सबको नहीं मिला था अधिकार, तो इसका मतलब ये था सभी समुदायों के प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं होते, सबको प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया, सबकी नुमाइंदगी नहीं हो पाई थी उसमें। संविधान सभा में ज्यादातर कौन थे? वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, ये सब लोग थे। कोई किसान थोड़ी ना था, मजदूर नहीं था ना वहां पे। तभी ना इसी भाषा या करके करीब 15 तो या का यूज किया गया है एक ही शब्द के लिए। लेंदी बना दिया गया है इसी वजह से। ठीक है, क्लिष्ट बना दिया गया उसे। बात समझे? और जो संविधान बनाया गया था ना, उसमें ध्यान किसका रखा गया? देखो, भारत का तो ध्यान रखा गया कि भारतीय संविधान भारत के अनुकूल ही होना चाहिए, भारतीय समाज के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि हमने स्वतंत्रता आंदोलन में सब कुछ झेल रखा है। लेकिन वो संविधान भारतीय समाज के, भारत के अनुकूल, भारतीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं बनाया गया। मूलाधिकार भले इतने सारे दिए गए हैं, लेकिन जाके पूछ लो किसी से, अच्छा बताओ ये वाला अधिकार किसमें है? नहीं ना मालूम है। तभी ना 2019 वाले यूपीएससी के एग्जाम में शादी करना कौन से अधिकार में शामिल है, कौन से अनुच्छेद में शामिल है? तभी तो आधा से अधिक लोगों ने गलत कर दिया था उसका उत्तर, है ना? कुछ ही लोगों ने सही किए होंगे। ये पढ़े लिखे तबकों की बात है। तो उसको कहीं ना कहीं क्लिष्ट बनाया गया, कठिन बनाया गया। दूसरा चीज है, एक ढीला ढाला रवैया अपनाया गया। अच्छा, ये वाला तो ये वाला हो जाएगा। महिलाओं का पूरा प्रतिनिधित्व तो रहा है क्या उसमें? सिर्फ 15 महिलाएं रही मात्र। क्या मतलब है? उस समय भारतीय समाज में महिलाएं तो थी कि नहीं थी? जितना पुरुष था उतना तो महिला थी, रही होगी, या 2-4% कम रही होगी। सिर्फ 15 महिलाएं ही उस काबिल रही कि उनको संविधान सभा में बैठने का मौका दिया जाए। बात सही है ना? वैसे जैसे ऋग्वैदिक पीरियड में विदुषी महिलाओं के, कुछ ही विदुषी महिलाओं के नाम हम जानते हैं। क्या यही 5 ही 6 महिलाएं थी उस समय? बात समझ रहे हैं ना? उसी तरीके से ये वाला चैप्टर आप लोग पढ़ लेना। अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, फिलहाल पढ़ाएंगे, ठीक है ना? फिलहाल हम अपने चलेंगे आधारभूत ढांचे वाले टॉपिक पे। यहां तक ठीक है ना? यस सर, ठीक है। चलिए, आधारभूत ढांचा क्या है? देखो, अभी तक परिभाषा नहीं दी गई इसकी, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो बात अगर हम आधारभूत ढांचे की करेंगे, तो आधारभूत का मतलब होता है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बदलाव करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना? यही तो बात होगी। उसमें बदलाव करने की जिसमें गुंजाइश नहीं है, वही है आधारभूत ढांचा, मूल ढांचा है। ऊपर से जब कोई घर बनता है तो उसकी नींव नहीं खोदी जाती, उसकी दीवार को छोटा बड़ा किया जाता है बस। वो छत के ऊपर दीवार उठा के फिर से उस पर छत लाद दिया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता पहले नींव खोदो, है ना? लेकिन नींव का मतलब क्या है ये नहीं बताया गया अभी तक, परिभाषा नहीं, उसकी कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है। कुछ पॉइंट्स हमने बताए थे उस दिन कि आधारभूत ढांचे में ये चीजें शामिल हैं। एक दिन मेरे ख्याल से परसों वाली क्लास में ये बात हुई थी कि आधारभूत ढांचे हैं क्या, है ना? कुछ पॉइंट्स हमने बता दिए थे। इससे संबंधित सबसे पहले जो वाद आता है आधारभूत ढांचे से संबंधित, शंकरी प्रसाद का वाद आता है, ठीक है ना? सबसे पहले लेकिन समझेंगे आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है। देखिए, पहली बात तो याद रखना, संविधान में उल्लेख नहीं है भाई, पहली बात तो याद रखना ये बात, संविधान में वर्णित नहीं है, ठीक है? पहली चीज तो ये ध्यान रखना। लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है जो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित संविधान को संशोधित करने के संदर्भ में संसद की शक्ति
और उसकी सीमाओं को निर्धारित करता है। कई बार इसकी आलोचना भी की गई है कि यह संसद की शक्तियों को सीमित करने का एक तरीका है। उच्चतम न्यायालय इन आलोचनाओं का खंडन भी किया। नहीं, संसद की शक्तियों को सीमित नहीं किया गया है, बल्कि संसद की शक्तियों को मनमानी करने से रोकने के लिए यह सिद्धांत दिया गया है। मतलब उस अगर संशोधन करना चाहते हैं तो मनमानी ढंग से संशोधन ना कर लें कि जो मन कहे उसी में संशोधन कर देंगे, इसके लिए किया गया है। तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं ना इसकी परिभाषा के रूप में, एक ऐसा सिद्धांत जिसका उल्लेख संविधान में तो नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा संसद के संशोधन की शक्ति को मनमानी तरह से तरह से ना करने की सीमितता प्रदान की गई है। ये ठीक रहेगा ना परिभाषा? किसके अलावा कोई और परिभाषा बना दिया जाए? सिंपल तरीके से कहें तो ये आधारभूत ढांचा जो है ना, न्यायिक समीक्षा का एक रूप है। न्यायिक समीक्षा का एक रूप है जिसका उपयोग अदालतों द्वारा किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं न्यायिक समीक्षा का एक ऐसा रूप जिसका उपयोग अदालतों द्वारा किसी भी कानून की वैधता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, उसे आधारभूत ढांचा का सिद्धांत कहते हैं। हो गया। इसके बारे में अगर देखा जाए, अगर हम पृष्ठभूमि के रूप में बात करें तो सबसे पहले, फिलहाल इसमें कई सारे वाद आए, लेकिन जो सबसे पहला वाद आया था शंकरी प्रसादवाद। न्यायिक समीक्षा के ऊपर क्या लिखा हुआ है सर? न्यायिक समीक्षा के ऊपर ये उसी के बगल में तरह से ना करने के पहले को मनमानी है। अच्छा, को मनमानी लिखे ना? हाँ, मनमानी। ओके। शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार। कब आया था ये? 1951 में। इसमें क्या कहा गया था? इसमें उच्चतम न्यायालय ने जो तर्क दिया, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो तर्क दिया था, आर्टिकल 368 के तहत संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है वो मौलिक अधिकार तक विस्तृत है ना? यही तो बात हुई थी। शंकरी प्रसादवाद में ठीक है। दूसरा वाद जब आया सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, ये कब आया था? 1965 में।
इसमें क्या हुआ? इसमें क्या किया गया? इसमें उसी मामले को फिर से शंकर प्रसाद के मामले को उचित माना गया। ठीक है, ठीक है। उचित माना, साथ ही वही चीज जो शंकर प्रसाद में था 368 के तहत संशोधन वो मौलिक अधिकार में भी किया जा सकता है। लेकिन क्या हुआ? इसमें एक चीज का बदलाव किया गया। वो बदलाव क्या था? अनुच्छेद 13 में कुछ बदलाव हुआ है। क्या कहा गया था? कानून शब्द है ना, कानून शब्द, कानून शब्द की जगह पे नियम या विनियम, विनियम शब्द की बात की गई यहां पे। ठीक है ना? मतलब संशोधन के रूप में बात नहीं होगी, बात होगी नियम या विनियम के रूप में। इसमें ऐसा नहीं होगा कि संशोधन किया गया, नहीं, इसमें नियम या नियम बदले गए, थोड़े से नए नियम लाए गए, ऐसे हो जाएगा। मतलब जो संशोधन होगा 368 के तहत, उसमें कोई कानून नहीं या संशोधन नहीं, बल्कि वो नियम के रूप में सामने लाया जाएगा या सामने रहेगा। ठीक है, ये बात हुआ सज्जन सिंह के मामले में। ये बार बार 368 आ रहा, कहाँ गया 368? यहां भी हमने प्रयोग किया है और अभी इसमें भी हमने बोला। 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 क्या भाई? संविधान संशोधन से है। 368 जो है ना, वो संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को परिभाषित करता है और भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को भी बताता है। हमें पता है कि संशोधन की जो प्रक्रिया है, पहली बात ये परिभाषा दे रहा है संशोधन का संसद की शक्ति के रूप में। उसके अलावा संशोधन की प्रक्रियाएं बताता है। 3 प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी? साधारण, विशेष, बहुमत, विशेष प्लस आधे से अधिक राज्य, है ना? इनके सामने बहुमत जोड़ दो, बहुमत शब्द आ जाएगा। ये प्रक्रिया है संशोधन की। 3 तरीके से संशोधन होगा। ठीक ना? एक चीज और याद रखना, यहां पे जो अनुच्छेद 13 है ना, अनुच्छेद 13 के बारे में क्या कहा जाता है कि अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि अगर कोई भी कानून मूलाधिकारों का अतिक्रमण करता हुआ पाया जाता है तो वो कानून वहीं के वहीं निरस्त हो जाएगा या फिर शून्य हो जाएगा। अपने आप उसको शून्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप शून्य हो जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? आर्टिकल 13 का खंड है 2, इसमें कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार को छीनता हो। अनुच्छेद 13 के खंड 2 में यह कहा गया है, या कम करता हो। मतलब इस खंड के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उस सीमा तक शून्य हो जाएगा जहां पर वो क्या करता है, मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता हुआ पाया जाएगा या उसको कम कर देगा, कम करेगा। ठीक है ना? या छीनेगा। इनके बाद एक और वाद आएगा। जो वाद है, कौन सा वाद है? गोलकनाथ। गोलकनाथ। गोलकनाथ, गोलकनाथ बनाम पंजाब। पंजाब राज्य, यह था 1967 में। ठीक है, इसमें क्या, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ होगा ना? इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ। यहां पे जो ये नियम विनियम शब्द की बात हो रही थी ना, फिर से इसमें बोला गया है कि 368 के तहत जो भी संशोधन किए जाएंगे वो अनुच्छेद 13 के अधीन वो सब के सब कानून होंगे। ठीक है, नियम नहीं होगा, कानून होगा वो सब। ठीक है ना? मतलब 368 के तहत किया गया जो भी संशोधन है वो अनुच्छेद 13 में क्या हो जाएगा, कानून रहेगा वो।
एक बात तो ये हो गई। और यह भी कहा गया कि अगर कोई संशोधन भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल किसी भी अधिकार को छीनने की कोशिश करे या छीनता है या फिर कम करता है तो वो कानून जो होगा वो शून्य घोषित हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। ठीक है, एक ये बदलाव यहां पे आया, नियम से कानून में बदल गया। और दूसरी चीज क्या हुई कि शून्य घोषित हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सर शून्य इसी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे शून्य का मतलब क्या होगा? क्या चीज? यहाँ पे शून्य का मतलब क्या होगा? शून्य का मतलब क्या होगा? शून्य का मतलब होगा बिल्कुल निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, शून्य का मतलब निरस्त हो जाएगा। इसी गोलकनाथवाद में एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य लक्ष्मी नाम है, निर्णय को प्रस्तुत किया गया है। भविष्य लक्ष्मी निर्णय को प्रस्तुत किया गया और इसके तहत गोलकनाथ मामले के निर्णय के द्वारा वे संशोधित कानून खारिज किए जाएंगे, ऐसा बताया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था, याद रखना। संशोधित कानून खारिज के मामले निर्णय द्वारा वे संशोधित कानून नहीं खारिज किए जाएंगे जिन्हें इस निर्णय के जारी होने से पहले की तिथि में पारित किया जा चुका है। मतलब गोलकनाथ वाद आने से पहले जो भी कानून रहे हैं वो सब के सब बरकरार रहेंगे, उनको निरस्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आगे से अगर कुछ ऐसा होता है तो उनको निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना? ठीक भाई। इनके बाद एक और वाद आता है, सॉरी 24वां संशोधन। ये कब हुआ था 24वां संशोधन? 1971 में। ये क्यों लाया गया? इसको लाने का क्या उद्देश्य था? गोलकनाथ मामले को पलटने के लिए, गोलकनाथ मामले को बदलने का एक प्रयास है ये, या गोलकनाथ मामले से जो बाधाएं उत्पन्न हुई थी उनसे निपटने का एक तरीका था सरकार के पास। तो सरकार उसको 24वें संशोधन के रूप में लेकर आई। 1971 में पारित हुआ और 24वां संशोधन पारित होने के बाद एक खंड जोड़ा गया अनुच्छेद 13 में। उस खंड का नाम है 4। अनुच्छेद 13 के खंड 13 में खंड 4 जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया? इस खंड में कहा गया कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। बात समझे? कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात होगी, अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संशोधन किया जाएगा उस पर वो सारी चीजें लागू नहीं होंगी। खंड 4 में ये बात बोली गई। मतलब ये था संसद, एक बार फिर से समझा दीजिए। सिंपल सा ये है, समझिए कि चौथा जो खंड जोड़ा गया उसमें सीधा सीधा यही बोल दिया गया कि संसद किसी भी कानून पर संशोधन कर सकती है। ठीक है, खंड 4 में ये चीज नॉर्मल तरीके से समझिए, संसद किसी भी कानून पर संशोधन कर सकती है। किसी भी कानून पर संशोधन का मतलब अनुच्छेद 13 भी उसी में शामिल हो गया। अनुच्छेद 13 की कई बात उसमें मानी नहीं जाएगी। ठीक है, इसीलिए खंड 4 को जोड़ दिया गया। और ये क्यों लाया गया था 24वां संशोधन? गोलकनाथ मामले में जो थोड़ी बहुत बाधा उत्पन्न हो रही थी उसको, उससे निपटने का एक तरीका के रूप में इसको शामिल किया गया था। अभी तो और भी वाद है ना इसमें। अभी इसके बाद एक और आएगा, केशवानंद भारती का मामला आएगा ना। ये आता है मेरे ख्याल से 76, केशवानंद भारती मामला 73 73 में।
बनाम केरल राज्यवाद है ये। यह था 1973 में। अब इसमें क्या नया होने वाला है? इसमें जो 24वां संशोधन था ना, 24वें संशोधन को वैध ठहराया गया। वैध ठहराया गया। पहली चीज मतलब क्या था? मतलब ये था कि 368 के तहत मूलाधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद उतनी ही सक्षम है जितने के संविधान के किसी अन्य भाग में संशोधन करने के लिए। ठीक है ना? ये बोला गया इसमें। एक चीज और याद रखना, केशवानंद के मामले में, गोलकनाथ के मामले में जो निर्णय दिया गया था, यहां पे निर्णय को पलट दिया गया। गोलकनाथ निर्णय को पलट दिया गया। यहां पे पलट कर क्या किया गया इसमें, और कैसे पलटा गया था कि संसद मूलाधिकारों को ना तो छीन सकती है और ना ही कम कर सकती है। ठीक है? पलटने का मतलब ये था कि संसद ना तो फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है, ना ही छीन सकती है। ठीक है ना? ये इतने सारे वाद हैं मूल ढांचे से संबंधित। इन सब में कोई दिक्कत आपको भी, कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा जो वाद है या फिर कुछ है ऐसा जो ना समझ में आया हो? अभी इसमें फिलहाल और भी हैं, जैसे एक और है, इसके बाद ही आएगा ना 42वां संविधान संशोधन। 42वां संशोधन, जिसको छोटा संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। आपातकाल लगाया गया था 75 में, है ना? 25 जून से 75 से लेकर 21 मार्च 77 के बीच में। 76 में आया था 42वां संविधान संशोधन, 1976 में आया था। पारित हुआ था, लागू हुआ था 77 में, 1977 में लागू हुआ। ये बात याद रखना, 1977 में लागू हुआ। इसमें क्या किया गया? आर्टिकल 368 में क्या हुआ कि खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए। 368 में ही 4 और 5 जोड़े गए हैं। 4 में क्या कहा गया? संसद द्वारा खंड 4, संसद द्वारा किए गए किसी भी संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। सिंपल से लिख लेते ना, संशोधन को किसी भी न्यायालय में, क्योंकि संशोधन तो संसद ही कर रहा ना, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता। और खंड 5 में फिर क्या कहा गया था? खंड 5 भी है, क्योंकि 2 खंड जोड़े गए। संशोधन करने की जो शक्ति है, की शक्ति पर किसी भी प्रकार का निर्बंधन काम नहीं करेगा। ठीक है ना? रिस्ट्रिक्शन। खंड 4 और खंड 5 में ये बात बोली गई। फिर से आता है एक और, मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स का मामला आता है 1980 में। इसमें क्या होगा फिर? इसमें सीधे सीधे 368 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। खंड 4 व 5 को अवैध घोषित कर दिया गया।
368 के खंड 4 खंड 5 को क्या किया गया? अवैध घोषित किया गया। अवैध क्यों घोषित किया गया? क्योंकि ये दोनों के दोनों खंड संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति प्रदान कर रहे थे। ठीक है ना? संसद को असीमित शक्ति प्रदान कर रहे थे और न्यायिक पुनरीक्षण को सीमित करने की कोशिश थी। न्यायिक पुनरीक्षण को सीमित कर रहे थे, संसद की संशोधन की शक्ति को क्या कर रहे थे? असीमित कर रहे थे। इसलिए इन दोनों खंडों को क्या किया? अवैध घोषित कर दिया गया। और मत भूलिएगा, न्यायिक समीक्षा जो है ना, क्या ये मूल ढांचा का सिद्धांत में शामिल है। ठीक है ना? मिनरल इसमें ये इतना हुआ है। ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत है? जी सर। अगर कोई डाउट हो तो यहां तक पूछ लीजिए। ठीक है। मूल ढांचा 200 सिद्धांत शब्द में सर। 200-250 में ले लीजिएगा, जितने शब्द में हो पाए। मूल ढांचा सिद्धांत क्या है? इससे संबंधित प्रमुख क्या बोलते मामले, हाँ, मामलों का वर्णन करें। ठीक है ना? ठीक है फिर ठीक है सर। बाकी कल इस पे जब चर्चा करेंगे तो हम बात कर लेंगे ये मूल ढांचा और संघवाद की भी बात कर लेंगे। मूल ढांचा, कल क्लास होगा सर? न्यायिक सक्रियता है। क्या बोल रहे हैं? कल क्लास होगा? क्यों? कल क्या है? त्योहार है क्या कल कोई? संडे नहीं, संडे है। अरे संडे का क्या है? मूल ढांचे में अगर पूछा जाए तो मूल ढांचे में किन किन कौन कौन से विषय हैं, नॉर्मल तरीके से समझेंगे। थोड़ा कुछ तो पता होना चाहिए ना हमें। मूल ढांचे में शामिल विषय क्या क्या विषय हैं भाई? सबसे पहले तो अपने संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता। उसके अलावा क्या है? संसदीय शासन। ठीक है। फिर संघात्मक व्यवस्था। उसके बाद क्या है? पंथ निरपेक्षता। फिर संप्रभुता। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और क्या है? सत्ता का पृथक्करण। और क्या है? और आप लोग बताइए कुछ टॉपिक जो विषय है इसके। जुडिशियल रिव्यू। चलो, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन, है ना? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में संतुलन स्थापित करना। संतुलन स्थापित करना, है ना? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, मूलाधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट करें। ये प्रश्न आया भी हुआ है ना? मिनर्वा मिल केस में ये भी तो हुआ था सर। हाँ। इसके अलावा क्या प्रश्न बन सकता है दोनों को मिला के?
डीपीएसपी, हालांकि डीपीएसपी गैर न्यायिक है, फिर भी मूलाधिकार के मामले में एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, स्पष्ट करें। है ना, ऐसा भी कोई प्रश्न हो सकता है दोनों को मिला के। स्पष्ट करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूलाधिकार में कौन सर्वोच्च है। यह भी प्रश्न आपको बन सकता है। प्रश्न कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि मूलाधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिलकर संविधान की प्रकृति के साथ साथ देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करते हैं। देखो, प्रश्न के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, और ये जो 4 प्रश्न अभी बोले हैं, ये चारों के चारों प्रश्न आप बेफिक्र होकर लिखने में सक्षम हैं। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, नॉर्मल है ये। और कौन सा पॉइंट है, और क्या क्या विषय हैं? राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, फिर समानता का सिद्धांत, और कोई विषय बताइए आप लोग। अमेंडमेंट का लिमिटेड पावर सर। कल्याणकारी राज्य, फ्री फेयर इलेक्शन, निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र निर्वाचन पद्धति या फिर निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसके अलावा विधि का शासन, इसके अलावा क्या है, आर्टिकल 368, है ना। ये हमने विषय इसलिए पहले बता दिए, आपको विशेषता समझने में दिक्कत, कठिनाई नहीं होगी किसी प्रकार की। अगर हम विशेषता की बात करें इसके, विशेषता इसकी क्या है? सर संविधान को ये जीवित रखता है, और जो पार्लियामेंट का जो आर्बिट्ररी पावर है अमेंडमेंट का, उसको भी लिमिट करता है। विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखता है। ठीक है, या फिर एक काम करें, विशेषता की बात ना करके हम सीधे चलते हैं पक्ष और विपक्ष पे बात कर लेते, नहीं? ठीक है, इसके पक्ष में अगर बात करेंगे तो क्या क्या पक्ष है इसके? संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है ना। इन्हीं में से आप पॉइंट बना सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट को भी ये ध्यान में रखता है सर। मूलाधिकार
के अतिक्रमण या उल्लंघन पर नजर रखता है ना। मतलब ये है व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए जरूरी है ना। ये बोल सकते हैं सिंपल वे में। फिर देश की प्रकृति का संरक्षक देश की प्रकृति के संरक्षक के तौर पर काम करता है। संरक्षक कौन सा है इसका? देश कैसा है? संप्रभु है ना, संप्रभुता, एकता, अखंडता, डेमोक्रेसी, विविधता, लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना, कल्याणकारी राज्य, और क्या है? धर्मनिरपेक्षता, यही है ना देश की प्रकृति, यही सब है। ओके। देश में संघवाद भी तो है, संघवाद भी तो है इसमें। चौथा है सत्ता के पृथक्करण को मजबूती प्रदान करता है ना। नहीं कर रहा है क्या? पांचवा, देखो ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव वाला जो मामला है ना, इसको हम चाहें नहीं, उसमें नहीं जाएगा। लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक है। सॉरी, करने में सहायक। सबको जो 18 साल के ऊपर है उनके लिए क्या करता है ये? वयस्क मताधिकार की बात करता है ना। अवसर की बात करता अवसर की समानता की बात करता है ना। इसमें सब कुछ आ जाएगा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, भ्रमण, है ना, पार्टी या दल, सभा, ये सब है ना उसी में शामिल। साथ में शासन प्रशासन चलाने के मामले में भी बात तो यही करता है ना। अवसर की समानता किसमें किसमें? सब में अवसर की समानता ही तो है, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है? अवसर की समानता के अलावा और क्या आएगा इसमें? लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक है। तो कोई एक पॉइंट बताओ ना आप लोग।
लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से ही लोकतंत्र बनेगा क्या? किसी देश में चुनाव हो जाए वो लोकतंत्र हो जाएगा क्या? सरकार चलाने की प्रवृत्ति, है ना? हमने क्लास 9th की एनसीईआरटी में पॉलिटी में पढ़ रखा है लोकतंत्र क्यों। चुनाव कराना सिर्फ लोकतंत्र है? सबको अवसर प्रदान करना लोकतंत्र है, या सभी की शासन सत्ता में भागीदारी हो तब लोकतंत्र है, या जहां संविधान है वही लोकतंत्र है? क्लास 9th की एनसीईआरटी आपने पढ़ा अगर पॉलिटी का, लोकतांत्रिक राजनीति वाला किताब है, तो उसमें यही है ना, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, पहला चैप्टर है। तो लोकतंत्र के लिए सिर्फ यही नहीं जरूरी है कि चुनाव हो जाए, है ना, अवसर लड़ाई मतलब चुनाव में खड़े होने का अवसर मिल जाए, प्रचार प्रसार करने का अवसर मिल जाए। लोकतंत्र के लिए जरूरी ये भी है कि चुनाव संपन्न हो जाए और शासन सत्ता जो है वो चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में हो, तभी वो लोकतंत्र है। हम पाकिस्तान में उसमें जो एग्जाम्पल था, पाकिस्तान को लोकतंत्र के उसमें दायरे में क्यों नहीं लाए? क्योंकि वहां पर चुनाव तो हुआ था, परवेज मुशर्रफ साहब ने करवाया भी था, लोकतंत्र का एक ढोंग टाइप का रचा था उन्होंने, लेकिन वास्तविक सत्ता जो थी वो सैन्य प्रमुख के हाथ में थी। नहीं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है क्या वो? यस सर, यस सर। है ना, पढ़ाए हैं क्लास 9th वाला एनसीईआरटी में पॉलिटी वाला। आपने वो ब्राजील वाली कहानी पढ़ी होगी, चीन में पढ़ी होगी कहानी। चीन में देखिए सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है, सब लोग चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन इसी बेस पे मिलेगा उस पार्टी को, छोटी पार्टी को, कि भैया चुनाव जीतने के बाद हमारा सपोर्ट करना, है ना, इसी बेस पे चुनाव लड़ने की आजादी है वहां पे। ब्राजील में क्या था? ब्राजील में था कि कोई और देश था, दक्षिण अमेरिकी देश है, उसमें क्या था कि चुनाव लड़ने की भी आजादी है प्रचार प्रसार करने की भी आजादी है, लेकिन जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जैसे कल चुनाव होने वाला है, वो रातों रात क्या करती थी, उसी चुनाव में ही वो गड़बड़ी करा देती थी वो सरकार, मतदान केंद्र बदल दिए जाते थे। उन लोगों को जो हमारे यहाँ जैसे वोटर आईडी होता है, कार्ड होता है, उन सबके यहाँ कुछ और ऐसा ही होता होगा, वो उसको भी जमा करवा लेते थे, जिन पे शंका होती थी कि हमको चुनाव वोट नहीं देने वाला ये, उन सबका वो रद्द कर दिया जाता था। वो भी लोकतंत्र था। नहीं, एक भारत का भी लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे चुनाव लड़ने, प्रचार करने, प्रसार करने, सरकारी मशीनरी भी उसमें सहायता करती है, ऐसा नहीं है। निर्वाचन आयोग पूरा छूट देता, भैया सब अपना अपना प्रचार प्रसार करो अच्छे से, लेकिन कुछ गलत तरीके से भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए। स्मगलिंग टाइप का, जैसे कुछ कोई शराब बंटवा रहा है, कोई पैसा बांट रहा है, ये वाले काम नहीं होने चाहिए। निर्वाचन आयोग पूरी नजर रखता है, वो आदमी चाहे जो करे। वोट भी पड़ता है तो वो जैसे भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है लोकसभा का चुनाव,
है ना, सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है चुनाव। उस चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, निष्पक्ष चुनाव होता है। जिसको जनता चुनती है वो सरकार बनाते हैं, और जिनको जनता नहीं चुन पाती है, जिनको जनता अंगूठा दिखा देती है, खाली उनको वोट नहीं देती है, वो विपक्ष में बैठ जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो बात यहां पे ये है कि लोकतंत्र भी है तो भारत दो प्रकार का लोकतंत्र होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है कि जिसमें जनता अपनी भागीदारी दिखाती है, शासन में, प्रशासन में, सब जगह। स्विट्जरलैंड में है सर। हाँ, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? देखो भैया, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना, 142 करोड़ है। इतनी जनसंख्या को तो संसद भवन में बैठने का मौका तो मिलेगा नहीं। संसद भवन छोड़िए, पूरी दिल्ली भर जाएगी तब भी जनसंख्या पूरी नहीं आएगी वहां पे। सरकार को उतने संसाधन भी मजबूत करने पड़ेंगे सबको शामिल करने के लिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाने के लिए, है ना। तो क्या होता है, लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके भेजते हैं, वो फिर आके अपना बहस करते हैं, क्षेत्रीय विकास की बात करते हैं, है ना, ऐसे अपनी बातें करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत में सिर्फ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, भारत दोनों चीज है भारत में। जो प्रतिनिधि आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं लोकल होते हैं, उनको जनता चुन के भेजती, भैया आप हमारे प्रतिनिधि हो, जाओ हमारा ध्यान रखना। एक दूसरा है तरीका कि उनके प्रतिनिधि राष्ट्र प्रमुख को चुनते हैं, राष्ट्रपति महोदय को, है ना। राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में हमारी भागीदारी थोड़ी ना है कि हम जाते वोट देने, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं वो, है ना। तो लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक है ये। फिर संविधान में, मूल अधिकार में सीधे सीधे बोला गया है कि विधि का शासन स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। तो विधि का शासन स्थापित करने में सहायक होता है ये। पॉइंट्स देखिए और बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। इतने ही पॉइंट्स रखे जाएं ताकि आपको भी याद रहे, है ना। ठीक है भाई, हम सबको याद रहे उतने पॉइंट रखे जाएंगे। जी ये हाँ सर अभी आप बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे मतलब सारी व्यवस्था की गई है सर चुनाव। विपक्ष की बात करते हैं अब हम सब। एक चीज और, इसमें पक्ष वाले में एक चीज और ध्यान रखना, संविधान के संरक्षक के रूप में खुद को स्थापित करता है कौन? न्यायपालिका, है ना, क्योंकि संविधान का संरक्षक माना जाता है न्यायपालिका को, याद रखना ये भी पॉइंट। अब चलो विपक्ष में बात करेंगे। सर एक बार वो वाला अभी पॉइंट बता दीजिए, संविधान के संरक्षक, आगे क्या था? संविधान के संरक्षक के रूप में काम करती है न्यायपालिका, तो संविधान के संरक्षक के रूप में खुद को स्थापित करती, स्थायित्व प्रदान करती, है ना। चलिए विपक्ष में क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक चीज और कर सकते हैं इसमें, पक्ष वाले में लिख लो, अभी 2-3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, लिख लो, याद आ रहा है तो लिख ही लेते हैं।
संसद की निरंकुशता पर नियंत्रण स्थापित करता है ना? हो गया। संसद की निरंकुशता पर नियंत्रण स्थापित करता है, मूल ढांचा का सिद्धांत। और क्या, एक और क्या है? और कोई एक पॉइंट है ऐसा कुछ मिलता जुलता? बोलिए ना भाई। ये छोड़िए, जबरदस्ती का पॉइंट हो जाएगा, छोड़ दीजिए। अब हम सब बात कर लेते विपक्ष पे। सबसे पहले तो अधिनायकवाद है ना, अधिनायकवाद को जन्म देता है। सही है? बोलिए ना, किसका अधिनायकवाद है? न्यायपालिका का। नहीं करता है क्या? बोलो ना भाई। इसका मतलब समझ नहीं पा। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या होगा? एक बार में बेसिक स्ट्रक्चर ये डिफाइन भी नहीं कर रही है सर। परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। तीसरा, जनता का शासन की बात होती है ना, है ना? जी सर। यहां पे लेकिन क्या होता है, न्यायपालिका जनता द्वारा चुनी गई है क्या? नहीं। चुने गए तो प्रतिनिधि विधायिका में होते हैं, और जनता के प्रतिनिधि भी वही हैं। तो जनता के प्रतिनिधि ही तो वो मुख्य कर्ता धर्ता होंगे। शासन चलाने में जो मुख्य भागीदारी होगी वो जनता के ही प्रतिनिधियों की होगी, तभी ना देश लोकतांत्रिक, सही मायने में लोकतांत्रिक बनेगा, है ना? जनप्रतिनिधित्व के नियम की अवहेलना करता है ये, ठीक है? या फिर जनता के शासन, शासन ये शब्द है ना, शब्द की अवहेलना करता है, मूल ढांचा। ठीक है? सर ये क्या लिखे, जनता का शासन शब्द? हाँ, जनता का शासन है ना, तो जनता का शासन एक शब्द है, उसको कमजोर करता है ये, उसकी अवहेलना करता है। यही वाला ना सर, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता, इसी का ना। इसी में जो है जनता का शासन, उसी शब्द का। बिल्कुल। फिर संघवाद की प्रकृति के लिए ठीक नहीं। संघवाद क्या है? तीनों संस्थाओं का अपना काम है, तीनों संस्थाएं अपना अपना काम करेंगी, अपने अपने क्षेत्र की देखभाल करेंगी, तीनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, है ना? संघवाद मिलजुल कर काम करेंगे, सहायक के तौर पे काम करेंगे, विरोधात्मक रवैया नहीं होगा किसी का, एक किसी के प्रति, है ना? संघवाद है वो।
तो यहाँ संघवाद की प्रकृति को भी कमजोर कर रहा है ये। ठीक है, उसी में सत्ता का पृथक्करण भी कमजोर ही हो रहा है, सत्ता के पृथक्करण के लिए भी ठीक नहीं होगा ये। फिर इसी में देखिए ना और क्या क्या है। पार्लियामेंट के पावर को भी कम कर दे रहा है सर, समुचित कर रहा है धीरे धीरे ये। संसद की संप्रभुता को सीमित करता है। अगर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय नहीं लिया जाएगा या नहीं लिया जा सकता है, तो कैसे आप ये कहेंगे कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो पाएगी? क्योंकि न्यायपालिका तो हर एक गली में तो नहीं पहुंच रही है ना। जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वही जाते हैं वहां तक, गली गली में वोट मांगते हैं, है ना। उस क्षेत्र से अच्छी तरह से वाकिफ कौन है? वो जनप्रतिनिधि है ना, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो सांसद हैं, जो भी हैं। मतलब एक ऐसे सिंपल तरीके से समझा जाए, लोल सर कल्याण। कोविड के टाइम में देखा गया था कि वेलफेयर के काम में भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है सर। तो वही कह रहे हैं ना, तो लोक कल्याणकारी राज्य की प्रकृति के लिए ठीक नहीं है। और कुछ कर रही है क्या ये? और कोई पॉइंट है आप लोगों के पास जिसको आप बता सकें? न्यायिक अच्छा सर, सक्रियता ये से संसद न्यायिक संसद सक्रियता जो न्याय एक लोग बोलिए, पहले अलका बोलिए। चला अलका आप बताइए क्या बोल रही? सर न्यायिक सक्रियता बोल रहे थे, इसका विवाद है। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं पप्पू? हम बोल रहे हैं कि वो जो न्यायपालिका की जो शक्ति है, ये न्यायपालिका की शक्ति को सीमित किया जा सकता है कि नहीं? इसमें कोई है प्रावधान संसद में? और कुछ ऐसे याद आ रहा कोई पॉइंट आपको? सर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का नेचर इस हिसाब से नहीं बनता है जैसे उस टाइम इंदिरा गांधी के टाइम से जो बना था सारा, जो तब कभी वो अमेंडमेंट ला रही थी, फिर उसको निरस्त करके सुप्रीम कोर्ट अपना ला रहा था, ऐसे ऐसे करके, तो कन्फ्लिक्ट का नेचर एक दूसरे के साथ बना रहता है थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बनता है कॉन्फ्लिक्ट को, है ना। विधायिका और न्यायपालिका में संघर्ष उत्पन्न कर सकता है ना, करता है। और कुछ है?
कई बार ऐसे, ठीक है, जब निहितार्थ की बात होगी ना, तो निहितार्थ में ये सारी चीजें लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये सारी चीजें, पक्ष वाली सारी चीजें निहितार्थ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक भाई, ये सब पॉइंट निहितार्थ में लिख सकते हैं। ये तो हो गया पक्ष और विपक्ष की बात। आलोचना करनी होगी तो विपक्ष की बात आ जाएगी, समालोचना करनी होगी पक्ष विपक्ष दोनों आ जाएगा साथ में, लेकिन समीक्षा भी करनी होगी, है ना। समीक्षा कैसे करेंगे? समीक्षा में ध्यान रखिएगा, हालांकि ये परिभाषित तो नहीं है, हालांकि इसकी परिभाषा संविधान में दी तो नहीं गई है, फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे देश की प्रकृति है, सत्ता के मामले में है, संसदीय प्रणाली है, संसद की संप्रभुता है, इन सब मामलों में जरूरी भी तो है ना, परिभाषित भले नहीं है। विधि का शासन स्थापित करने के लिए यह जरूरी है, या फिर इसी में से संसद की निरंकुशता पर नियंत्रण स्थापित करना मुख्य उद्देश्य है। जहां यह संघवाद की प्रकृति के लिए संसद की संप्रभुता को सीमित करता है, वहीं संसद के संशोधन के अधिकार को बढ़ावा भी देता है। यहाँ पे दे रहा है ना, कहाँ गया ये, है ना, संसद की संप्रभुता को सीमित करता ना यहाँ पे भाई, ये कहाँ गया, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे संसद के संशोधन की शक्ति को भी तो बढ़ावा देता है। अब अगर इसकी समीक्षा करनी होगी तो कैसे करेंगे हम? मूल ढांचे का सिद्धांत, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो यह देश की प्रकृति को बरकरार रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश में विधि का शासन स्थापित करने से लेकर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक के रूप में काम करता है। हालांकि यह संसद की संप्रभुता को सीमित करता है, लेकिन यह सत्ता के पृथक्करण, साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूती भी प्रदान करता है। ठीक ना। देश की प्रकृति के संरक्षक के रूप में जहां एक तरफ काम करता है, वहीं दूसरी तरफ ये अधिनायकवाद को भी जन्म देता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका को एक अहम भूमिका प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है। बस समझे? समीक्षा और निष्कर्ष में कोई ये आपका हो गया समाप्त। सर समीक्षा नहीं लिखी हूँ सर, आप स्पीड में बोल दिए। इसको वीडियो सुन के आप लिख लेना, ठीक।